चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा क्या है? भारतीय लोकतंत्र को बचाना। मेरे किसान भाइयों, आपकी लड़ाई तो बहुत छोटी सी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो मेरी लड़ाई आपसे बहुत बड़ी है। नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। ये जो पंजाब की धरती है, माफ करिएगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म और अधर्म के बीच जब जब युद्ध होगा, धर्म की पताका फहरेगी। लिख लीजिएगा। तो सरकार के जितने मंत्री आते हैं, पहले वो उसके यशोगान गाते हैं। नरेंद्र के, एक मानसिक रूप से बीमार आदमी के, नरेंद्र भाई को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसके दिमाग में हार्डकोर क्राइम है। कहने को तो अन्नदाता है, लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਹਰਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आप जो चैलेंज दी गल करिए तो अभी इस वक्त किसानों के लिए या फिर मोर्चों में डटे हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि सिर्फ किसान नहीं है, हम भी देखते हैं कि सिर्फ किसान नहीं है, सभी लोग हैं, आप जैसे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, तो चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा क्या है? भारतीय लोकतंत्र को बचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और प्रकृति ने धरती पुत्र को माध्यम बना दिया है। धरती पुत्र मतलब किसान, अन्नदाता। भारत की आत्मा गांव में रहती है। और मेरे देश का किसान, देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज 2021 में हम बैठे हैं। इतने सालों बाद वो अपनी लड़ाई क्या कर रहा है कि मुझे एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस। कितनी हैरानी की बात है कि सरकारें आती रही जाती रही, किसान के बारे में किसी ने कोई जिज्ञासा ही प्रकट नहीं करी कि उनका जीवन कैसे बदले। पहली बार किसान ने ये आंदोलन उठाया था तो ये जो प्राइवेट कंपनी है सामने, नाग, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, उन्होंने इतने दौर की सारी वार्ता करके अंत में निर्णय क्या सुनाया कि आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चलते हैं। मैं इस चुनौती को अवसर में बदलने की बात कर रहा हूँ। देखिए कैसे, वही सवाल था, कैसे? किसान तो बहुत छोटा सा मूवमेंट लेके चल रहे हैं कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए और मुझे मेरा हक चाहिए कानूनी। मैं कह रहा हूं कि अगर किसान को ये मिलेगा तो भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। मैं तो उसको लेकर के लड़ रहा हूं, क्योंकि हमने लोकतंत्र को समझा ही नहीं है। ये एक प्रयोगशाला है भारत। अगर हम भारत को दुनिया के मस्तक पर ले जाना चाहते हैं तो हमें अपडेट होना पड़ेगा। आज सुभाष जयंती है, 125 साल हो गए उसको। उस समय उसने क्या नारा दिया था जब देश आज़ादी का आंदोलन चला रहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब दुनिया, उस समय क्या था, बैलगाड़ी का बैरिंग था, आज ड्रोन का बैरिंग है। दुनिया बदल चुकी है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। ये मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि देखो मेरे किसान भाइयों, आपकी लड़ाई तो बहुत छोटी सी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। लेकिन जिस शरीर को आप देख रहे हो ना, मैं 42 साल से बच्चों में और बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, और तभी संभव है जब देश में सच्चा लोकतंत्र आएगा। तो मेरी लड़ाई आपसे बहुत बड़ी है, इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप लोग जिस धैर्य से आप धरती से फसलें लहलाते हो, उससे अधिक धैर्य से, क्योंकि जो सामने नाग कंपनी है ना, वो बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल माइंड है। तरह तरह से आपके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश शुरू हो चुकी है। आप लोग धैर्य का, ऊर्जा का और शांति का प्रदर्शन करते हुए ऐसे संदेश देना, नारे आपके ऐसे होना चाहिए दिल को छूने वाले। मैं बच्चों में काम करता हूँ। अगर मुझे मौका मिले कि भाई आज इस परिस्थिति में आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे, तो मेरा संदेश क्या है उससे आप मेरे मन की भावनाओं को समझिएगा। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं। मैं चाहूँ तो अपने आश्रम पे बैठ करके मनोमय कोश से अपने विचार पूरे ब्रह्मांड में फेंक सकता हूँ। ये सारी कायनात मेरे लिए काम कर रही, मेरे मतलब हम सब के लिए। लेकिन हम वैचारिक धरातल पे जब तक बीज बोएंगे नहीं, तब तक वो आत्मा तक पहुँचेगा नहीं, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर मुझे मौका मिले तो इस पवित्र दिन मैं क्या संदेश देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोपरि देश हमारा, मिलकर इसे बनाए,
अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए, ऊंच नीच और भेदभाव के है को वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने, हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ये जो पंजाब की धरती है, माफ करिएगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। पंज आब, 5 नदियां, झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। देश के आज़ादी के आंदोलन में 90% खून जो दिया है, आज़ादी को सींचा है, पंजाब में सींचा है। आज उस पंजाब की धरती से भारत माता का ध्वज उठा है और सबसे ऊपर ध्वज का जो रंग है सैफ्रॉन, वही शरीर पे धारण कर रखा है। इस सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं। बीच में सफ़ेद कलर है, नीचे हरा है जो आइसोलेटेड है, नीला आकाश और पृथ्वी पीला को मिलके बनता है और बीच में नीला कलर है, उसमें 24 तीलियां समय के चक्र की गति को बताती है। वो ये कहना चाहती है कि समय की गति के पहिए को पीछे नहीं खींचा जा सकता। बिल्कुल। सो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और एक सर्व साझीवालता की बात आपने बताई है, मिलवर्तन की बातें बताई है कि धैर्य रखें। लेकिन आपने इतिहास पढ़ा होगा दुनिया का कि कब तक शांति में रहेंगे लोग। शांति को कुछ मान ही नहीं रही है सरकार। लोग चुपचाप बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी मांग पूरी शांति से मांग रहे हैं, अगर आप गोली चलाओगे तब भी हम खा लेंगे। तो ये कब तक चलेगा? मान ही नहीं रहे हैं वो तो। आज़ादी का आंदोलन 90 साल चला था। 1857 से 1947 में आज़ादी आई। असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा। अब बात समझिएगा, हमारे देश को लीडरशिप की जरूरत है। अभी तक हमने मैनेजरों को देखा है। ये जो पंच महाभूत है ना, भगवान जिसे हम भगवान कहते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसमें लीडर वायु है, दिखाई नहीं देती लेकिन सबको साथ लेकर चलती है। ऐसी लीडरशिप पैदा करना होगी। जिस दिन ऐसी लीडरशिप आएगी, मेरे देश का हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। प्रकृति ने तो हमें मौका दिया है। वही तो स्वामी जी, यही सवाल उठता है कि हम बताते हैं कि ऐसा करना होगा, करना कैसे होगा? ये सवाल उठता है कि आपने बोला कि लीडरशिप पैदा करनी होगी, कैसे करनी होगी? कि अब इस माहौल में लीडरशिप पैदा हो सकती है या हो रही है? हाँ, यही तो है। देखो बेटा, हम 42 साल से बच्चों में काम कर रहे हैं। शरीर, प्राण और विचार, ये तीनों अलग अलग। जैसे स्थूल शरीर अन्न से आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर प्राण से आहार ग्रहण करता है, कारण शरीर विचार से आहार ग्रहण करता है। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। जब तक हम विचार की शक्ति से परिचित नहीं होंगे, आत्मा से हमारी मुलाकात हो ही नहीं सकती। मैं बच्चों को शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता हूँ। आज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे 90 डिग्री एंगल पे पेड़ खड़ा है, राइट? उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को बुलाता है, धरती की कोख में उतारता है, उलीच कर हमारे अधरों तक पहुंचाता है, मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है। ये 90 डिग्री एंगल का प्रभाव है और हम 90 डिग्री पर मूविंग है। और भारत ऋषियों की भूमि है। हमारे यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदं सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या पवित्रता हमारे ऋषियों की त्याग और तपस्या के बल पे इस देश को खड़ा किया गया है। अगर हमने लोकतांत्रिक देश इसे बना दिया, यकीनन सारी दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। और राम राज्य की परिकल्पना ये नहीं कि अयोध्या में एक छोटा सा ढांचा खड़ा कर दो आप। राम राज्य का मतलब है पशु पक्षियों को भी अपना सहयोगी बनाना। ये है राम राज्य। वानरों को उन्होंने लिया था। और हाँ, आज मैं एक बात आपको बहुत साफ साफ कर देना चाहता हूं। धर्म और अधर्म के बीच जब जब युद्ध होगा, धर्म की पताका फहरेगी, लिख लीजिएगा। लेकिन छोटे झूठ में और बड़े झूठ में जब जब युद्ध होगा, बड़ा झूठ जीतेगा। तो अब ये लड़ाई है किसकी है? धर्म और अधर्म की है या झूठ और बड़े झूठ की है? अब देखिए, यही तो चुनौती अवसर में बदलना है दोनों तरफ। अगर हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं तो जो सामने बड़ा झूठ है वो पराजित हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही झूठ हैं, आप समझिएगा,
मैं बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूं इस आंदोलन का। अगर हमने इस ट्रैक्टर मूवमेंट को इतना बड़ा बना दिया कि वो उस नाग कंपनी से भी बड़ा मूवमेंट तो उभरा, लेकिन जो सरलता और तरलता और जो प्रसन्नता हमारे किसानों के चेहरे पर दिखी, मैं सच कहता हूं भारत में लोकतंत्र की सच्ची स्थापना का पहला कदम होगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो सरकार है वो अपने आप को मानती है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र चला रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार है और राम राज्य है, क्या नहीं है? आप बताइए बेटा, लोकसभा में, राज्यसभा में दादागिरी के बल पे आया कोविड के दौर में अमेंडमेंट है, ऑर्डिनेंस ला करके, और जब सारे किसान, सारे जत्थेबंदियां, सारे संगठन, इनका एक पिट्ठू संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके महासचिव का कल मैं एक बाइट सुन रहा था, तो उसने भी कहा कि हम किसानों को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और ये जो है भाई ये इनको रोक देना चाहिए 1.5 साल के लिए। तो उस एंकर ने पूछा कि एक बात बताइए, जब आप रोकने की बात कर रहे हैं इसको खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कि 1.5 साल तक हम जो है विचार विमर्श कर लें और फिर नया कानून ले आएंगे। मेरा ये कहना है ये नाक की लड़ाई नहीं है। देखिए, हम साधु बने, मरकर के साधु बने। लीडरशिप का मतलब होता है समाज का सम्मान करना। लीडरशिप का मतलब होता है भारतीय लोकतंत्र में जनता का, जनता से, जनता के लिए। अमेरिका में इन्होंने जाकर के धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय संविधान की ये कह दिया आपकी बात ट्रम्प सरकार। आप उसे खामखा सरकार कह रहे हो, वो प्राइवेट कंपनी है बेटा, नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी एंड कंपनी। अगर ये सरकार होती जैसा कि आप कह रही हैं, तो सरकार के जितने मंत्री आते हैं पहले वो उसके यशोगान गाते हैं, नरेंद्र के, एक मानसिक रूप से बीमार आदमी के। अरे उसने सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है बेटा। अगर हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो ये 26 तारीख हमारे लिए एक चुनौती है बहुत बड़ी, जिससे हम अवसर में बदल के भारत में सच्चे लोकतंत्र की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, 1947 से लेके आज तक किसान के प्रति, हाँ, यूज सब ने किया है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी ने कोई जोर नहीं लगाया। सरकारें आती रही, जाती रही, सब अपने मतलब का काम पूरा करते रहे, लेकिन इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय कर रहा है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत में निकली या नहीं। आप मुझे बताइए, आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, राइट, पैदा भी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, धरती पुत्र बनना पड़ता है। भारत की आत्मा गांव में रहती है। हम अगर भारत की आत्मा को ही मजबूत नहीं करेंगे तो बिना नींव के आप मजबूत इमारत बना लोगे? बिल्कुल नहीं बना। बिल्कुल। तो स्वामी जी, आपने बोला कि इससे पहले सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया किसान की जो मांग है या किसान का हक है, किसान की समस्या, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और अगर हम किसान के अलावा समाज के सभी वर्गों की बात कर लें तो किसी ने भी नहीं दिया, उसमें आप भी शामिल हैं, सच है ना? बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश की बेटा। हमने जब 18 साल के थे तब ये हर प्लेटफॉर्म पे, आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे जा जा के गीत गाए। कहने को तो अन्नदाता है लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है, मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। ये सब कहते कहते हम 64 साल के कब हो गए पता ही नहीं चला। देखिए, सिस्टम को बदलना एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। हम जब लोग शाखाओं में जाते थे बचपन में तो कुशाभाऊ ठाकरे साहब, बाबा साहब नातोजी, आडवाणी जी जैसे लोग पता है क्या गीत गवाते थे हमसे? मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। वो हमें बौद्धिक में कहते थे कि बच्चों, जब हमें मौका मिलेगा सरकार में आने का तो हम हर नागरिक के जीवन को समुन्नत बनाएंगे। इनको मौका दिया है समाज ने। मुझे तो यहाँ भी आने की जरूरत नहीं थी, मैं तो योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं तो एक स्थान पे ध्यान लगा के 3 घंटे 36 मिनट के बाद मैं डायरेक्ट आत्मा परमात्मा को मिला सकता हूँ। वो टेक्निक है मेरे पास, वहीं से मैं स्प्रे कर सकता था इस वायुमंडल में। देखिए, जब आपने मुझसे ये पूछा तो मैं साफ साफ कहता हूँ, दुनिया में एक भी बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, एक भी बुरा व्यक्ति। अब ये क्या है नरेंद्र भाई, अभी अधोगति की ओर जा रहे हैं। जैसे ही अगर ये मेरे पास आ जाए, मैं इनकी सारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कर सकता हूँ। एक सिंपल पोस्चर मैं सिखाऊंगा, ट्री पोस्चर, वृक्षासन। आंख बंद करके अगर ये 3 मिनट खड़ा हो जाए नरेंद्र मोदी, वन टाइम,
वो जो अधोगति की ओर जा रही ऊर्जा वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और उनको सब सत्य दिखने लग जाएगा कि ओ हो मैंने कितनी गलती की है। तो इसको हम योग की भाषा में कहते हैं तप, मतलब गलतियों को सुधारना, ये मानवता है। तो आप करेंगे ये? एक सेकंड। गलतियों को सुधारना मानवता है, दोहराना पशुता है। तो ये पशुता हमारे शरीर के भीतर है, देवत्व भी हमारे शरीर के भीतर है। देव, दानव और मानव 3 अवस्थाएं होती है। इन तीनों अवस्थाओं से हम गुजरते हैं और जीवन का अंतिम लक्ष्य है उस देवत्व की स्थिति को पा जाना। जैसे ही हम पाते हैं हमें लगता है कि सारी कायनात हमारे लिए बनाई गई है, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, मददगार है। देखिए ये जो है ना, किसानों का आंदोलन बहुत छोटा सा आंदोलन है। मैं तो लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे बेटे। सिंगू में या सभी मोर्चों में, बॉर्डरों पे कब से आ रहे हैं आप? डेली आते हैं? जब से किसान लोग आए हैं मैं विभिन्न मोर्चों पे जा रहा हूँ। मेरा इनको नैतिक समर्थन है। मेरी आत्मा परमात्मा से हर क्षण ये प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने देश की आत्मा के साथ जुड़ के इस धरती पे राम राज्य ला सकें। जो सरकार की, अभी आपने बोला ना कि मैं मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, जो ट्रैक्टर रैली के बारे में आपने बताई है, सरकार जो अब कर रही है, जो उसका रवैया है, क्या मनोस्थिति है सरकार की? लास्ट क्वेश्चन है। वो प्राइवेट कंपनी है ना बेटा, वो तो देखो, मैं जहाँ तक नरेंद्र भाई को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसके दिमाग में हार्डकोर क्राइम है। वो अब इसमें एक नया नैरेटिव चलाएगा, जो भी उन्होंने पहले तो अपना गोदी मीडिया के थ्रू चलाए कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं, अब वो इसमें ऐसे शरारती तत्व डालेगा। उसने वो सब कृत्य किए हुए हैं गोधरा में, पहले उसने सारा खेल रचाया, गुजरात में आपको पता होगा, दिल्ली में भी रचाया उन्होंने। उनका उद्देश्य वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता पर काबिज रहने का है। इससे आगे उनका कोई नैरेटिव नहीं है कि देश का निर्माण हो। हाँ, जो व्यक्ति देश के निर्माण के बारे में सोचता है उसको पता होता है फॉर्मेट, व्यक्ति से बड़ी संस्था होती है, संस्था से बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मतलब आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, व्यवस्थापिका IAS IPS होते हैं जो मुखौटा होते हैं सरकार का। जब ये दोनों गलती करते हैं तो न्यायपालिका अंकुश लगाती। आपको याद है जब ये अमेंडमेंट आया तो न्यायपालिका को संविधान के सिस्टम से बाहर कर दिया गया कि आप इसमें इंटर नहीं होंगे, SDM और DC तक ही रहेगा मामला। तब संविधान की उस रक्षा का दायित्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जिम्मे कंधों पर था, वो सोते रहे। मेरी पीड़ा ये है कि अगर आप संविधान को नहीं मान रहे तो आप साफ करिए कि हमारा संविधान में कोई यकीन नहीं है। हम यहाँ लोकतंत्र नहीं, हम तो राजतंत्र के प्रतिनिधि हैं। जनता ने मेरे कहने पर 303 लोगों को, गुंडे मौलियों को चुना है, तो हम चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भारत में लोकतंत्र है, तो आपको उस पैरामीटर में तो आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी हर्षानंद जी ने बातें की हैं, जैसी इनकी वेशभूषा है या जो इनका जो जीवन लक्ष्य है उसके हिसाब से उन्होंने अपने तरफ से बताया है कि ये संघर्ष का वेग कैसा है और इनकी लड़ाई है जो वो क्या है, वो क्या चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिमरनप्रीत सिंह के साथ हरशरण कौर, खालस टीवी के लिए सिंगू बॉर्डर से खास रिपोर्ट।